दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और दोस्तों मैं हाजिर हूँ अरविंद यादव। दोस्तों एग्रीकल्चर कंपटीशन की क्लास तीसरी लेकर दोस्तों पार्ट 3 है, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान आपका चल रहा है, जिसमें हम आपको बता रहे हैं। दोस्तों इससे पहले हम आपके जो फसलें थी उनके बारे में बता चुके थे, जो वर्गीकरण था पूरा क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं हम दोस्तों, आज बात करेंगे हम आगे जो आपका फसलों से संबंधित आगे जो क्रॉप रोटेशन है उसके बारे में, और सस्य क्रम यानी क्रॉपिंग सिस्टम के बारे में। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कंपटीशन की तैयारी तो दोस्तों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों शुरुआत करते हैं। क्रॉप रोटेशन दोस्तों फसल चक्र, एक निश्चित समय में एक निश्चित स्थान पर फसलों को अदल बदल कर बोना, जिससे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कम किए बगैर अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके, फसल चक्र कहलाता है। कुछ नहीं है दोस्तों, जैसे आपका कोई खेत है, खेत पर आपको फसलों को अदल बदल कर बोना है। एक निश्चित समय में, कोई निश्चित समय हो, निश्चित क्षेत्र है आपका, वहाँ पर आप फसल को क्या कर रहे हो, क्रम में बो रहे हो, अदल बदल कर बो रहे हो। एक साथ मतलब ऐसे नहीं कर रहे हो कि आप फसलों को लगातार बो रहे हो, अदल बदल के बदलना है आपको, हेर फेर कर बोना है, जिससे क्या है मिट्टी की जो आपकी उर्वरा शक्ति है या उपजाऊ शक्ति है वो अच्छी बनी रहे और अधिकतम उससे प्रोडक्शन लिया सके। ठीक है ना, प्रोडक्शन मेन इसका आपका उद्देश्य है, और दूसरा उसकी उपजाऊ शक्ति को बनाए रखना है। ठीक है दोस्तों, तो उसे ही दोस्तों फसल चक्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? फसल चक्र कहा जाता है। दोस्तों फसल चक्र हमेशा खरीफ से प्रारंभ माना जाता है। कहाँ से माना जाता है प्रारंभ? खरीफ ऋतु से आपका फसल चक्र प्रारंभ माना जाता है। विशेष याद रखना है इसको। दोस्तों फसल चक्र के सिद्धांत की जब हम बात करते हैं तो अपन को फसल चक्र में किस तरीके से फसलें लेने, उस चीज़ को हम लोग समझते हैं। दोस्तों दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि दोस्तों दलहनी फसल आपको पता है इसकी जड़ों में ग्रंथियां पाई जाती हैं, ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल में पाई जाने वाली नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करता है। जब नाइट्रोजन का स्त्रीकरण होता है तो दोस्तों भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, एवं जैसे आपने दाल वाली फसल बोई है, इसके बाद आप अदलहनी फसल बोगे तो उसके लिए ये नाइट्रोजन काम आएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका पहले याद रखना, दलहनी फसल के बाद अदलहनी फसल लगाना चाहिए, जैसे सोयाबीन के बाद गेहूं। ठीक है दोस्तों, गहरी जड़ वाली फसलों के बाद उथली जड़ वाली फसल लगाना चाहिए, जैसे कपास के बाद मक्का। बिल्कुल आपको फसल चक्र में ध्यान रखना है, गहरी जड़ वाली। दोस्तों गहरी जड़ वाली फसल बोना है और फिर इसके बाद आपको उथली जड़ वाली फसल लेना है, क्योंकि गहरी जड़ वाली जो फसल होगी ना वो नीचे से आपके भूमि से जितनी भी न्यूट्रिएंट्स होंगे उसको ले लेगी। फिर उथली हुई जड़ वाली फसल होगी, इसके बाद आप लोगे तो वो आपकी ऊपर के जो आपके पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स होंगे तो उनको अवशोषण कर लेगी। तो कपास जो है इसके बाद आप मक्का को ले सकते हो। कपास आपको गहरी जड़ होती है इसकी दोस्तों, बहुत नीचे तक जड़ जाती है, जबकि आपकी जो मक्का होती है इसकी जड़ आपकी भूमि के उथले में रहती है, उथली रहती है। ठीक है, तो आप कपास के बाद मक्का ले सकते हो। तीसरा सिद्धांत है दोस्तों, एक ही प्रकार के कीट एवं बीमारियों को शरण देने वाली फसलों को नहीं चुनाव करना चाहिए, जैसे कपास के बाद भिंडी। बिल्कुल दोस्तों, एक ही प्रकार की जिसमें कीट एवं रोग हों, जैसे आपके कपास पे जो कीट लगते हैं, क्योंकि ये भी आपकी मालवेसी कुल की है और भिंडी भी आपकी मालवेसी कुल की है, क्योंकि कपास पे जो कीट एवं बीमारियां लगती हैं वही आपकी भिंडी पर भी लगती है। तो इस तरीके की फसल नहीं लेना है, आपको चेंज करके बोना है, क्योंकि अगर इस तरीके की फसल आप लेते हो तो आपको पता है दोनों फसल आपकी नष्ट हो जाएंगी। अगर आप दूसरी फसल लेते हो जिसपे वही कीट न लगें जो पहली वाली फसल पर लग रहे हैं, भय रोग न लगें जो पहली वाली फसल पर लग रहे हैं, जिससे एक आप जो फसल को है कीट रोगों से बचा सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट है आपका अधिक खाद चाहने वाली फसलों के बाद कम खाद चाहने वाली फसलें लेना चाहिए, जैसे धान के बाद दलहन। बिल्कुल अधिक खाद चाहने वाली एवं कह सकते हैं अधिक पानी चाहने वाली जो फसल लेने के बाद आप कम पानी चाहने वाली और कम खाद चाहने वाली फसल को लेना चाहिए, क्योंकि अगर अधिक चाहने वाले आपने पानी एवं खाद वाली फसल ली है तो जितना यूज उसने किया, बाकी बचा हुआ जो भी खाद एवं आपकी मॉइस्चर परसेंट है, जो भी आपकी नमी है, तो आने वाली जो फसल होगी जिसके लिए कम आवश्यकता है तो वह उसका अच्छी तरीके से उपयोग कर पाएगी। जैसे धान के बाद दलहन, दलहन जैसे आपको धान का पता ही होगा दोस्तों, इसके लिए अधिक खाद की भी आवश्यकता होती है एवं अधिक पानी की भी आवश्यकता होती है, और जो दलहन यानी दलहनी फसल होती हैं उनके लिए कम खाद एवं कम ही आपके पानी की आवश्यकता होती है। पांचवा दोस्तों, लंबी अवधि वाली फसल चक्र में एक वर्ष खेत परती अवस्था में छोड़ना चाहिए। बिल्कुल अगर आप लंबी अवधि वाला फसल चक्र अपना रहे हो तो दोस्तों इसमें क्या करना है आपको,
1 वर्ष खेत परती अवस्था में छोड़े। परत मतलब उसमें आप किसी प्रकार की खेती ना करें, ठीक है ना, जिससे पोषक तत्व अच्छी मात्रा में बने रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं हम आगे। अब बात कर लेते हैं फसल चक्र सघनता की। दोस्तों क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी की बात करते हैं हम। दोस्तों CRI बोला जाता है शॉर्टकट में। फसल चक्र सघनता होती क्या है उसको आप समझ लीजिए। फसल चक्र की सघनता दोस्तों ज्ञात करने के लिए फसल चक्र में उपयोग की गई फसलों की संख्या में 100 का गुणा करके, यहाँ पे लिख नहीं पाया, 100 का गुणा करके प्राप्त होने वाले गुणनफल में फसल चक्र की अवधि का भाग देकर प्राप्त किया जाता है। दोस्तों फसल सघनता को हमेशा % में व्यक्त किया जाता है। बहुत सिंपल बात है दोस्तों। जैसे मान के चलिए आपने 1 साल में 1 फसल ली, तो उसमें आपको एक फसल एक संख्या लिख देना यानी 1, और आपको उसमें 100 का गुणा कर देना है, यानी 100 एकम 100 हो जाएगा। और नीचे जैसे जितनी भी साल हैं, जितनी भी साल में आपने एक फसल ली है, जैसे 1 साल में 1 फसल ली है तो 1, जैसे 2 साल में लिए हैं तो 2, तो बटे में आपको 2 लिखना है। जो आपका निकल के आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, आपकी फसल चक्र सघनता कहलाएगी। जैसे मैंने आप एक सूत्र जो लिखा है उसमें आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों फसल चक्र सघनता, जैसे फसल चक्र में फसलों की संख्या, आपने फसल चक्र में कितनी फसल लेंगी, 2 ली या 3 ली, समझ रहे हो ना। वो जैसे 3 फसल लेंगी तो 3 मान लीजिए, इंटू 100, 3 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 300 आ जाएगा। बट फसल चक्र की अवधि, जैसे माना आप चलिए आपने वर्षों में एक वर्ष में लिए 3 फसल, है ना। खरीफ में आपने ये ले ली, रबी में दूसरी ले ली, और आपने जायद में दूसरी, 3 फसलें ली, तो कितना हो जाएगा 300/1। तो 1 का भाग दोगे 300 में कितना आएगा, 300%। तो आपकी फसल चक्र की सघनता कितनी रही आपकी, 300%। मान के चलिए आपने 3 फसलों को ही अगर 2 वर्ष में लिया है तो 2 का भाग लगेगा, क्योंकि 2 वर्ष है। जब 2 का भाग लगेगा तो कितना निकलेगा, 150%। यानी फसल चक्र सघनता कितनी रही आपकी, 150%। तो इसी तरीके से मैंने आगे सवाल जो किए हैं वो थोड़ा सा आप लोग समझिए। दोस्तों कुछ बातें भी आपको याद रखनी होती है फसल चक्र सघनता में, वो पहले याद रखते हैं, फिर हम इसके बाद सवाल कर लेंगे। तो हरी खाद तथा प्रति भूमि को फसल चक्र में नहीं गिना जाता, ये पहली बात ध्यान रखना। अगर आपने मतलब फसल जैसे आप ले रहे हो तो हरी खाद भी ले लेते हो बीच में कभी, और अपन प्रति भी छोड़ते हैं, तो उनको फसल चक्र में नहीं गिना जाता, पहली बात याद रखना। लेकिन उसकी जो अवधि है, मतलब समय है, वो उसमें गिना जाता है, ठीक है। दूसरा दोस्तों मिश्रित फसल, जैसे आप सोयाबीन मक्का को एक ही फसल में गिना जाता है, मतलब ये मिश्रित फसल को एक ही आपके फसल में गिना जाएगा। मान के चलिए आपने मिक्स्ड करके 2 फसलों को बोया है, जैसे उदाहरण में मैंने समझाने की कोशिश की, सोयाबीन और मक्का को आपने बोया है ना, तो उसमें एक ही फसल गिनी जाएगी, क्योंकि आप 1 साल में सिर्फ, क्योंकि मिश्रित भले 2 ले रहे हो वो दिक्कत नहीं है, समय तो आपका एक ही है ना, क्योंकि समय के अनुसार हमको फसल चक्र लगाना होता है ना। तो सोयाबीन प्लस मक्का जो भी आप ले हो, या तो सोयाबीन की जगह आप दूसरी धान और मक्का, कहने का मतलब जो है ना, एग्जाम्पल में कुछ भी हो सकता है, तो एक ही फसल गिना जाएगा। दूसरी बात याद रखना है। तीसरा है फसल चक्र की सघनता कभी भी 100% से कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि 1 साल में 1 फसल तो आप लोगे ही लोगे कम से कम। जब 1 लोगे तो आपकी फसल सघनता कितनी हो जाएगी, 100% तो रहेगी ही रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों वर्षा आधारित क्षेत्र में फसल चक्र की सघनता 100% होती है, क्योंकि वहाँ पर एक वर्ष में सिर्फ एक ही फसल ली जाती है। बिल्कुल आपका जहाँ वर्षा आधारित क्षेत्र है, मान के चलिए हमारे सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, जब सिंचाई की व्यवस्था वहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर सिर्फ एक ही फसल ली जाएगी। जब एक ही फसल ली जाएगी तो वहाँ की फसल चक्र सघनता कितनी रहेगी आपकी, 100%, ठीक है ना। आगे आप देखो मैं समझाऊंगा आपको, डोंट वरी, आप परेशान ना हो, यहाँ पे मैं आपको सवाल के तरीके से समझाऊंगा, समझिए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे 1 वर्षीय फसल चक्र कैसा होता है, समझिए इसको। जैसे मैंने 1 साल में ली सरसों ले ली, और सरसों रबी में ली है, खरीफ में तो ली नहीं, खरीफ में मतलब मैंने छोड़ दिया ऐसे ही, और सरसों के बाद फिर मैंने भूमि को क्या है, खाली छोड़ दिया। मतलब 1 साल में मैंने क्या सिर्फ 1 फसल ली और भरती भूमि छोड़ दिया। तो एक सूत्र लगाया है CRI, यानी आपका क्या हुआ, क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी बराबर C/बाई का मतलब क्रॉपों की संख्या, और बाई का मतलब है ईयर, मतलब कितने साल। तो इंटू 100 आपको लिखना है, बराबर फिर जैसे एक फसल ली है तो 1 इंटू 100 हो जाएगा आपका 100 का 100, 1 का भाग दोगे तो भी 1, तो मतलब आपका कितना % हुआ, 100% रहा आपका जो है इंटेंसिटी, क्रॉपिंग रोटेशन इंटेंसिटी कितनी रही, फसल चक्र सघनता 100% रही। दूसरे में समझ लीजिए सोयाबीन और बरसीम। दोस्तों सोयाबीन बरसीम 2 फसलें है ना, 1 साल में ले रहे हैं। सोयाबीन आपने खरीफ में लिया और बरसीम आपने कब ली, रबी में ले लिया। तो फॉर्मूला वही C/बाई इंटू 100, मतलब क्रॉप की संख्या बटे ईयर बराबर जैसे 2। दोस्तों 2 आपका क्या है, 2 फसलें हैं सोयाबीन और बरसीम, एक क्या 1 साल में आप ले रहे हो इंटू 100, सो दोनों 200, 200 में 1 का भाव दोगे कितना आएगा, 200%। समझ में आया कि ना। तो ये होता है 1 वर्षीय फसल चक्र। अब बात करते हैं हम 2 वर्षीय फसल चक्र की। दोस्तों कपास ली, मटर ली, फिर परती छोड़ दिया और फिर गेहूँ ली, यानी आपका कितने साल का हुआ है, कपास आपने कब ली,
कपास आपने खरीफ में ले ली, फिर मटर आपने रबी में ले ली, फिर परती छोड़ दिया आपने दूसरी साल में खरीफ में, फिर गेहूँ लिया आपने कब, रबी में। नहीं 2 साल हो गए, है ना, क्योंकि मटर और गेहूँ आपको पता है रबी में ही होंगे दोनों। ये 1 साल में मटर होगा, दूसरी साल में गेहूँ होगा रबी में ही। ठीक है, फार्मूला लगाइए, आपका फार्मूला CRI वही होगा। तो आप देखिए फसल कितनी है, 3 है। प्रति को तो गिनते नहीं है, इसलिए मैंने आपको समझा दिया था पहले ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों, जिसे CRI बराबर फार्मूला वही है C//। देखिए 3 फसलें, 3 × 100 300 हो जाएगा। अब 2 साल में हुई है तो 2, देखिए कितना आएगा, 300/2, 300 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 150%। तो आप अपना फसल चक्र सघनता कितनी हुई, 150%। कोई दिक्कत है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए आपको। देखिए नेक्स्ट और समझाया, एक और देख लीजिए, मक्का, जौ, सलजम, गेहूँ, फसल कितनी है 4। मक्का खरीफ में, जौ रबी में, सलजम जायद में ले लीजिए, गेहूँ तो फिर भी रबी में होगा। तो दोस्तों ये आपका CRI जो है ना बराबर वही का C//, आपको पता ही है, /100 बटे आपका जो भी कितनी होंगी, जैसे 4 है तो 4 फसलें, 1 2 3 4 फसलें, और बटे में 2, यानी 2 साल में हुई हैं तो बटे में 2 × 100 तो 400 हो जाएगा। 100 को 400 बटे 2 भाग लगाया, कितना आया, 200%। तो दोस्तों यहाँ पे समझाने की मैंने आपको कोशिश की। अगर आपको समझ में आ जाता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आप मुझे कॉल कीजिए फटाफट और मुझसे पूछ लीजिए। बात करते हैं आगे दोस्तों। वर्तमान में भारत की शस्य सघनता की बात करें तो भारत की जो शस्य सघनता है या क्रॉप आपका कह सकते हैं जनरली क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी है ना, वो कितनी है, 138% है। नेक्स्ट है आपका मध्य प्रदेश की शस्य सघनता 132% है। क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितना है, 132% है। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की 128% है। और उत्तर प्रदेश की जब बात करें तो लगभग 136% आपकी यहाँ की शस्य सघनता। दोस्तों ये आपके थोड़ा सा डाटा आपको याद रखना होगा, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है, बताइए आपके भारत की शस्य सघनता कितना % है, 138%। ठीक है दोस्तों, वैसे हर साल बदलती रहती है, थोड़ा बहुत चेंजेस आता है, आपका पॉइंट में आ जाता है, कभी 1 अंक बढ़ जाता है, कम हो जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें। ठीक है, हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट है आपका शस्य क्रम, क्रॉपिंग सिस्टम। इसको अच्छी तरीके से आपको समझना होगा कि क्रॉपिंग सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। दोस्तों फसलों के उगाने के तरीकों को ही शस्य क्रम या क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है। आप फसलों को किस प्रकार से उगाते हैं, तरीका आपका क्या है। आज की डेट में आप देख रहे हो किसान नए तरीके यूज कर रहे हैं, वैज्ञानिकों ने भी नए तरीके आजकल निकाल के दिए किसान, जिससे अधिक से अधिक लाभ कमाया सके कम से कम लागत में। तो वही है आपके, देखो जिस तरीके से आपका क्रॉपिंग सिस्टम, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे। डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, कुछ नहीं, फसलों के उगाने के तरीकों की ही क्रॉपिंग सिस्टम कहा जाता है या शस्य क्रम कहा जाता है। दोस्तों शस्य क्रम के विभिन्न प्रकार होते हैं, जैसे हम बात करें सबसे पहले मोनोक्रॉपिंग। मोनोक्रॉपिंग का मतलब क्या दोस्तों, एक फसलीय शस्य क्रम। एक फसलीय शस्य क्रम क्या होता है, जब पूरे वर्ष एक खेत में एक ही फसल उगाई जाती है तो उसे मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। देखिए कितना सरल है, आपने एक खेत है, एक खेत में से साल भर में कितनी फसल उगाई, सिर्फ एक ही फसल उगाई, तो उसको क्या नाम दे दिया आपने, मोनोक्रॉपिंग कहते हैं। दोस्तों इसकी सघनता सदैव 100% रहेगी, बिल्कुल रहेगी 100%। आपने फसल सघनता पहले ही पढ़ ली, क्योंकि सघनता का मतलब क्या है, जैसे आप जिस वर्ष में कितनी फसल उगाते हो वो, और बटे आपका कितने साल में। आप जहाँ पे तो आप क्या कर रहे हो, एक साल में सिर्फ एक फसल उगा रहे हो, एक फसल उगा रहे हो तो शस्य सघनता कितने % होगी, 100% होगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों आगे है जैसे आपका मिश्रित शस्य क्रम, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं, इसे बहुफसली खेती भी कह सकते हैं। वैसे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है दोस्तों, जब निश्चित क्षेत्रफल पर, कोई निश्चित क्षेत्रफल है, निश्चित समय में 2 या 2 से अधिक फसलों को एक साथ उगाता है तो उसे मल्टीपल क्रॉपिंग कहते हैं। बहुत सिंपल है, कोई निश्चित क्षेत्रफल है आपका, सपोज दैट आपका एक खेत है, खेत में आप निश्चित क्षेत्रफल है आपका, जितना भी है निश्चित समय है आपके पास, जब आप 2 या 2 से अधिक फसल वहाँ पर उगा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग, या हिंदी वाले याद रखें उसे मिश्रित शस्य क्रम कहते हैं। दोस्तों इसके भी बहुत सारे आपके प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहले मिश्रित फसल है, मिक्स्ड क्रॉप है। अब जनरली मिक्स्ड क्रॉप क्या होता है, 2 फसलों के बीजों को आपस में मिला लीजिए और आपस में मिलाकर उन्हें छिड़क कर बो दीजिए या पंक्ति में बो दीजिए, है ना। वैसे आप सीड ड्रिल से भी बो सकते हो उनको, और जनरली छिड़क कर भी बो सकते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मिक्स्ड क्रॉप कहते हैं। ठीक है ना। और जैसे दूसरा है दोस्तों अंतरासस्यन, जैसे इंट्राक्रॉपिंग। इंट्राक्रॉपिंग क्या होता है, जनरली दोनों फसलों के बीजों को आपस में नहीं मिलाना है आपको, ना मिलाकर उन्हें अलग अलग कतारों में बोया जाता है। मतलब एक पंक्ति में बो दिया, फिर 2, इस तरीके से पंक्तियों में उन्हें आप बो सकते हैं। जैसे आप उदाहरण समझाने की कोशिश की है मैंने, गेहूं की 9 कतारें लगाएं, 9 कतारों के बाद एक कतार किसकी लगाएं,
आपकी सरसों की। तो ये आपकी कौन सी है दोस्तों, इंट्राक्रॉपिंग। इंट्राक्रॉपिंग भी आपको समझ में आ गया। अंतरसस्यन क्या होता है कि आपको इसमें बीजों को ना मिला करके आप पहले क्या करें, आप 9 कतारों में गेहूं बो दीजिए और 1 कतार में आप सरसों लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका खेत है, मान के चलिए 5 बीघा खेत है, तो इसमें इस तरीके से कतारें आपकी हजारों कतारें आ जाएंगी आपकी। किसकी कतारें आ जाएंगी, आपकी गेहूं की। और आपकी बाकी जो आपकी कतारें, जैसे 9 कतारों के बाद 1 कतार ले रहे हो आप, तो 1 कतार सरसों की आ जाएगी। तो इस तरीके से आप कई कतारें आपकी सरसों की और कई कतारें आपकी गेहूं की आ जाएंगी। कतारों का मतलब समझ रहे हो ना, पंक्ति बोल सकते हैं इनको, रो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं हम आगे। अब आगे बात करें जैसे टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग की भी प्रकार होते हैं दोस्तों। क्या क्या प्रकार होते हैं वो आप देख लीजिए। सबसे पहले है समानांतर फसलें। समानांतर फसलें यानी इंग्लिश में इनको पैरेलल क्रॉप बोला जाता है। पैरेलल क्रॉप क्या होती हैं दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में, जब उपयोग की जा रही दोनों ही फसलों की वृद्धि एवं विकास का तरीका अलग अलग हो। आपने 2 फसलें बोई हैं और दोनों का ही वृद्धि एवं विकास करने का तरीका अलग अलग है। ठीक है ना, मतलब कोई छोटी कोई बड़ी होती है, कोई जल्दी वृद्धि कर जाती है, मतलब दोनों का आपका क्या है, दोनों का तरीका अलग है वृद्धि एवं विकास का। तथा एक दूसरे के साथ कोई उनकी प्रतियोगिता भी नहीं होना चाहिए। उनकी प्रतियोगिता, कोई कंपटीशन भी आपस में नहीं है। आपने 2 फसल बोई, 2 फसलों में आप दोनों में ना तो कोई कंपटीशन है, न उनका वृद्धि विकास दोनों का अलग अलग है। जब कंपटीशन नहीं है तो उसे समानांतर फसल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं दोस्तों, समानांतर फसल। जैसे मक्का के साथ मूंग। बिल्कुल, मक्का आपको पता है इतनी ऊंची हो जाती है और मूंग इतनी सी रहती है। क्या उनकी वृद्धि और विकास दोनों एक जैसे हैं? नहीं है। तो आपकी कौन सी फसलें हैं, समानांतर फसलें, या कह सकते हैं पैरेलल क्रॉप। क्लियर हुआ। दूसरा है दोस्तों सहचर फसलें, सिनर्जेटिक क्रॉप। दोस्तों सिनर्जेटिक क्रॉप्स किसे कहते हैं, एक फसल की उपज दूसरी फसल की उपज को प्रभावित नहीं करती है। दोस्तों इसमें सिनर्जेटिक का मतलब है एक फसल की उपज दूसरी फसल की उपज को क्या नहीं करती, प्रभावित नहीं करती है, तथा एक साथ बोई गई दोनों फसलों की कुल उपज किसी एक शुद्ध फसल की उपज से अधिक होती है। बिल्कुल, अगर 2 फसलों को आप साथ बो रहे हो ना, तो उनकी उपज, अगर आप एक शुद्ध फसल को बोगे ना, उससे उन दोनों की फसल ज़्यादा होगी, उनकी उपज क्या होगी, ज़्यादा होती है, तो उसे सिनर्जेटिक क्रॉप कहा जाता है। ठीक है ना, वो आपकी एक फसल की उपज दूसरी फसल उपज को प्रभावित नहीं करती है। एक की उपज होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपकी दूसरी आपकी फसल जो आप उसमें लगा रहे। एग्जाम्पल में जैसे गन्ने के साथ आलू। जैसे आपको पता होगा जो गन्ना होता है वो आपको कहाँ पर लगता है, नालियों टाइप में आपकी बना लिए जाती हैं खेत में जब लगाया जाता है। और गन्ने की जो नालियाँ बनाई जाती हैं तो पास में आपकी क्या बन जाते हैं, कूड़ बन जाते हैं, कूड़ जिनको बोला जाता है। तो जो मिट्टी आपकी उठी हुई मिट्टी होती है उसमें आप आलू लगा दीजिए, तो आलू भी आपकी उस मिट्टी में हो गए और नालियों में आपके क्या हो गया, गन्ना हो गया। तो क्या एक दूसरे का कोई फ़र्क पड़ेगा। अब गन्ना तो आपको पता है कि 1 साल की फसल होती है और आलू आपका 4 महीने का होता है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ना उस पर फ़र्क पड़ेगा ना उसका उस पर फ़र्क पड़ेगा। और जब तक गन्ना इतना बड़ा बड़ा होगा तब तक आपका आलू पूरा ख़त्म ही हो जाएगा। आप आलू को काम कर लीजिए, मतलब आलू को निकाल लीजिए, आप खुद हो लीजिए। तो इस तरीके से आप कह सकते। अब है दोस्तों मल्टी स्ट्रॉट क्रॉप, बहुमंजिला खेती। ये क्या होती है दोस्तों, जब एक ही खेत में एक ही समय में एक साथ अलग अलग ऊंचाइयों की फसलों को लगाया जाता है तो उसे मल्टी स्ट्रॉट क्रॉप कहता है। बहुत सिंपल सी भाषा में दोस्तों, मल्टी स्टोरेज का सिंपल है बहुमंजिला खेती। जब एक ही खेत है आपके पास, एक ही समय में आप क्या कर रहे हो, अलग अलग ऊंचाइयों की फसल। जैसे आपने नारियल लगाया, नारियल बहुत ऊंचा होता है, आपने देखा होगा, वहाँ पर आप पपीता लगा दीजिए, नीचा अदरक भी लगा सकते हो, गन्ना भी आप उगा सकते हो। तो इसको दोस्तों मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग या बहुमंजिला खेती कहा जाता है। ये तो बहुत सिंपल है। अब बात करते हैं दोस्तों हम आगे। दोस्तों आगे है आपका अविराम फसल यानी रिले या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग। दोस्तों रिले क्रॉपिंग भी कहा जाता है, इसके ओवरलैपिंग क्रॉपिंग भी कहा जाता है। बहुत अच्छी भाषा में समझना है आपको। दोस्तों जब खेत में खड़ी फसल में ही अन्य दूसरी फसल लगा दी जाती है, अर्थात एक फसल कटने के पहले दूसरी फसल को खेत में लगा देना अविराम या सस्यक्रम कहलाता है। बहुत सिंपल है दोस्तों। कोई फसल है कटी नहीं, आपको जब कटी नहीं तो फिर आप दूसरी फसल कैसे लगाएं, ये थोड़ा सा दिक्कत आता है। फिर भी मेहनती व्यक्ति जो लगाना चाहते हैं, एक साल में लगभग 4 फसल लेते हैं। जैसे मैंने एक लाइन में समझाने की कोशिश की है, एक वर्ष में 3 से 4 फसलों को उगाना ही रिले क्रॉपिंग कहलाता है। नाम ही उसका रिले का मतलब रेल जैसे एकदम चलने जाना। फसल कट नहीं पाई, इससे पहले दूसरी फसल को बो दिया। बोनी का मतलब ये नहीं कि आप उसमें ट्रैक्टर चलाओगे, ये चलाओगे, जब तक तो क्योंकि ट्रैक्टर चलाओगे, पूरा कल्टीवेटर चलाओगे या सीड्रिल चलाओगे तो वो फसल ही खत्म हो जाएगी ना जो खड़ी है पहले से।
ना, ऐसे नहीं करना है। आपको वहाँ पर या तो खेत में जाकर मजदूर के द्वारा आपको फसल, जैसे उसमें नमी रहती है, सिंचाई आपने की, नमी रहना चाहिए उसमें, और तब उसको या तो आप बीजों को डाल दीजिए कैसे भी करके। कटने का थोड़ा बहुत ही समय बचाओ, ऐसा नहीं कि मतलब बीच में हरी खड़ी है फसल, ना, हरी समय नहीं, कटने के समय, जैसे कटने के समय 15 दिन बचे हुए हैं या 1 महीना बच रहा है, 1 महीने से पहले ही उसमें आप क्या करिए, नई फसल की बोनी कर दीजिए। उसे रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉपिंग कहा जाता है। मतलब खेत आपका खाली ना रहे पूरा साल भर, एक साल में आप कम से कम 4 फसल लें, तो उसी को ही ओवरलैपिंग या आपका रिले क्रॉपिंग कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मक्का लिया आपने खरीफ में, मक्का जैसे कटनी पे आई, जैसे ही आपने हाल के साल आलू बो दिया, आलू खुदने पे आया, इससे पहले आपने प्याज लगा दी, प्याज जैसे खुदने पे आई उससे पहले आपने भिंडी लगा दी। तो मतलब एक साल में आपने कितनी फसल ले ली, 4 फसल ले ली। जब 4 फसल ले ली तो इसको क्या नाम दे दिया आपने, रिले क्रॉपिंग या ओवरलैपिंग क्रॉप। ठीक है, इसके बाद है सीक्वेंशियल क्रॉप। सीक्वेंशियल क्रॉप्स का मतलब अनुक्रम सस्य क्रम। दोस्तों कटाई के तुरंत बाद दूसरी फसल खेत में लगा दी जाती है तो उसे अनुक्रम या सस्य क्रम कहते हैं। इसमें दोस्तों सीक्वेंशियल क्रॉप और रिले क्रॉपिंग में यही अंतर है कि रिले क्रॉपिंग में फसल कटाई नहीं हो पाती, लेकिन सीक्वेंशियल में जैसे ही कटाई हुई ना, हाल जल्दी जल्दी आप उसको हटाइए जो फसल है, और देन आफ्टर दूसरी बुवाई कर दीजिए। जैसे मक्का बोई तो फिर इसके बाद जस्ट आलू बो दिया, फिर गेहूं बो दिया, और फिर आपका मूंग। मतलब एक साल में आप सीक्वेंशियल क्रॉप्स में भी 4 फसलें ले सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आपकी अविराम फसल और सीक्वेंशियल क्रॉप, जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको आज का जो टॉपिक था क्रॉप रोटेशन का और क्रॉपिंग सिस्टम का, उम्मीद करता हूँ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। इस समय से क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, डेफिनेशन पूछी जाती है, डेफिनेशन लिखी होती है ऊपर, और ऑप्शन में दिया होता है ये कौन सी क्रॉपिंग है, ये किस क्रॉपिंग कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इस तरीके से पूछ ले जाते हैं। बाकी मैंने आपको क्रॉप रोटेशन जो इंटेंसिटी होती है उसको भी समझाया। क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमारे भारत की कितनी क्रॉपिंग इंटेंसिटी है या किस तरीके से निकाला जाता है। कई बार दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में कई बार ऐसा होता है, कई बार नहीं है वैसे, ज़्यादातर हो ही जाता है कि एग्जाम होता है तो उसमें पूछ ले जाते हैं कि आप मक्का गेहूँ और आप ले रहे हो मूंग, तो उसकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी, तो आपको निकाल के बताना है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया और इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे दोस्तों आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। दोस्तों अगर आप कर रहे हो किसी भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिशन की तैयारी तो दोस्तों आप हमारी यूट्यूब चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और दोस्तों वीडियो को देखते रहें, और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे मोबाइल नंबर है दोस्तों 7224002628, दूसरा नंबर है 6162148414। आप कॉल करके या व्हाट्सअप करके हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। नमस्कार।